दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश का हमारे देश भारत के साथ सदियों पुराना रिश्ता है, या ये कहो कि कभी यह देश हमारे अखंड भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। छोटा सा देश है लेकिन काफ़ी तेजी से विकास कर रहा है। दोस्तों, इस देश को लैंड ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है क्योंकि छोटा सा देश होने के बावजूद भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। हर साल भयंकर बाढ़ का सामना करने के बावजूद भी यह देश काफ़ी मजबूती से खड़ा है। क्रिकेट तो यहाँ के लोगों के खून में दौड़ता है, और इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश में तो दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बीच भी है, और टाइगर इस देश की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। बांग्लादेश, यह शब्द बांग्ला प्लस देश से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कि यह बंगाली भाषा बोलने वालों का देश है। दोस्तों, इस जगह का अपने आप में ही एक बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। कभी यह महान भारत का अखंड भूभाग हुआ करता था, फिर यह पाकिस्तान का हिस्सा बना, और आज दुनिया के सामने यह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उपस्थित है। आखिर ये सब कैसे हुआ, ये बताने के लिए मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहता हूँ। तो चलिए जान लेते हैं एक बार बांग्लादेश का इतिहास। आज के भारत का अधिकांश पूर्वी क्षेत्र कभी बंगाल के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र में सिविलाइजेशन की शुरुआत 2700 साल पहले ही हो चुकी थी। शुरुआत में यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म बहुत अधिक प्रभाव में थे, जिसके प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं। आज भी बहुत से मंदिरों और मठों के अवशेष बांग्लादेश व बंगाल के इलाकों पर पाए जाते हैं। बहुत सी नदियां बहने की वजह से बंगाल हमेशा से ही भारत की सबसे उपजाऊ भूमि रहा है। साथ ही समुद्र के किनारे उपस्थित होने की वजह से इसका एक अलग ही व्यापारिक महत्व था। जिस समय भारत में मुगल सल्तनत का शासन था, उस समय बंगाल का इस्लामीकरण मुगल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा शुरू हुआ, और 16वीं शताब्दी तक बंगाल एशिया के प्रमुख बिजनेस सेंटर के रूप में उभर कर सामने आया। सूती कपड़ों, रेशमी कपड़ों व मसालों का मेन प्रोडक्शन सेंटर और लंबी कोस्ट लाइन होने की वजह से 1500 के आसपास यहाँ यूरोपियन बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करते हैं। 1700 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंट्रोल इस इलाके पर बढ़ाती है। 1757 के प्लासी युद्ध व 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आज के बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार व उड़ीसा के इलाकों को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेती है, जो कि आगे चलकर पूरे देश में अपना कंट्रोल कर लेते हैं। अगले 150 सालों तक अंग्रेज बंगाल से ही पूरे भारत में कंट्रोल करते हैं और शासन चलाते हैं। 1947 में जब देश आज़ाद होता है, तब कुछ राजनीतिक कारणों से देश को मुस्लिम पॉपुलेटेड पाकिस्तान व हिंदू पॉपुलेटेड भारत में विभाजित करना पड़ता है, जिसमें आज के बांग्लादेश वाले इलाके को बंगाल से अलग करके पूर्वी पाकिस्तान बना दिया जाता है। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार व लोगों ने कभी भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया, और ना ही इस इलाके के लोगों को कभी भी इक्वल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई। इस दोगले व्यवहार की वजह से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के अंदर पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार के प्रति नफरत लगातार बढ़ती चली गई, और इसी नाराजगी के परिणाम स्वरूप उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग का गठन किया। 1970 के इलेक्शन में पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। उनके दल ने संसद में बहुमत भी हासिल किया, लेकिन बजाय उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया, और यहीं से शुरुआत होती है पाकिस्तान के विभाजन की। 1971 के समय के पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह खान ने पूर्वी पाकिस्तान में फैले इस विद्रोह को कुचलने के लिए जनरल टिक्का खान को जिम्मेदारी दी, लेकिन जनरल टिक्का खान ने पाकिस्तानी आर्मी की मदद से अपने ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मारना व औरतों का बलात्कार करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी ने लाखों की संख्या में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पाकिस्तान की आर्मी में काम कर रहे पूर्वी पाकिस्तान के सिपाही व पूर्वी पाकिस्तान के युवाओं ने मिलकर मुक्ति वाहिनी के नाम से एक अलग ही सेना बना ली। पाकिस्तानी आर्मी का निरपराध हथियार विहीन लोगों पर अत्याचार जारी रहा, जिससे लाखों की संख्या में बांग्लादेशी भारत की तरफ भागने लगे। इससे परेशान होकर भारतीय सरकार ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपील की कि पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति सुधारी जाए, लेकिन किसी ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि अमेरिका व ब्रिटेन जैसे देश तो पाकिस्तान का ही सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए बांग्लादेश से भारत में लाखों की संख्या में आ रहे शरणार्थियों से परेशान होकर उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इंडियन मिलिट्री को पाकिस्तान के खिलाफ उतारने का निर्णय लिया। इसके बाद इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी ने मुक्ति वाहिनी सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। अमेरिका व ब्रिटेन के लाख विरोध करने के बावजूद भी इंडियन मिलिट्री ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर करवाया। जी हाँ दोस्तों, उस समय इंडियन मिलिट्री ने 93,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था, और इस तरह से 9 महीने तक चले इस खूनी संघर्ष में अंततः 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की जीत होती है और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आता है।
पर क्योंकि बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना ने 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए भयानक नरसंहार के अगले दिन ही अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था, इसलिए पाकिस्तान हर साल 26 मार्च को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि 16 मार्च को बांग्लादेशी लोग विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए लगभग 30 लाख बांग्लादेशियों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि लाखों औरतों का पाकिस्तानी आर्मी द्वारा बलात्कार कर दिया गया था। हालांकि आज़ादी के बाद भी बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं रहा। काफ़ी लंबे समय तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही। यहाँ 13 बार राष्ट्रपति को बदला गया व 4 बार सैनिक तख्ता पलट हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश ने पिछले 30 सालों में बहुत तेज़ी से विकास किया है। तो दोस्तों, यह था बांग्लादेश का अब तक का इतिहास। आइए अब बांग्लादेश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत, म्यांमार व बंगाल की खाड़ी से घिरे इस छोटे से देश का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ की कुल आबादी 16 करोड़ के आसपास है, जबकि इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यह दुनिया में 92वें नंबर पर आता है। इसका कुल क्षेत्रफल है 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर। इतना कम एरिया व इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से बांग्लादेश दुनिया के सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले देशों में से एक है। यहाँ 1265 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो बांग्लादेश भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल है, लेकिन पिछले 20 सालों में बांग्लादेश ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है और आज के डेट में तो बांग्लादेश ने पर कैपिटा जीडीपी के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान को तो इसने कब का पीछे छोड़ रखा था, वो भी हर क्षेत्र में। दोस्तों, जब हम बांग्लादेश की बात कर ही रहे हैं तो हम यहाँ बहने वाली नदियों को कैसे भूल सकते हैं। इतना छोटा सा देश होने के बावजूद भी यहाँ 700 से ज़्यादा छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं। दोस्तों, एशिया की कुछ बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना आदि सब बांग्लादेश के रास्ते ही बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं और इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी की वजह से ही बांग्लादेश की ज़मीन इतनी उपजाऊ व समृद्ध है कि यहाँ कुछ भी उगाया जा सकता है। लेकिन नदियों के अपने फ़ायदे के साथ साथ अपने नुकसान भी होते हैं। दोस्तों, इन बड़ी नदियों की वजह से बांग्लादेश हर साल एक भयंकर बाढ़ का सामना करता है, जो इसकी इकोनॉमी को हिला कर रख देता है। बाढ़ से याद आया दोस्तों कि बांग्लादेश में हर साल बाढ़ की वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए यहाँ बोट स्कूल का कॉन्सेप्ट लाया गया, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। जब भी यहाँ बाढ़ आती है तो बच्चों को बोट्स पर बने छोटे छोटे स्कूल पर पढ़ाया जाता है, जिससे बाढ़ की वजह से बच्चों की पढ़ाई को कम से कम नुकसान होता है ना गजब का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, बांग्लादेश के लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तभी तो यहाँ हर रोज़ 2000 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के न्यूज़पेपर व मैगजीन छापे जाते हैं। सच में यार, लोगों के अंदर एक अलग ही क्रेज है न्यूज़पेपर के प्रति। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका एक बहुत ज़्यादा सुंदर व काफ़ी हद तक डेवलप्ड सिटी है। इसे सिटी ऑफ मॉस्को या मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। इस अकेले एक शहर में 1000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं। दोस्तों, यहाँ आपको लगभग हर एक चौराहे पे एक मस्जिद तो ज़रूर ही मिल जाएगी। दोस्तों, अगर हम बात करें बीचेस की तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे लंबा बीच कॉक्स बाजार बांग्लादेश में स्थित है, जिसकी लंबाई है 120 किलोमीटर। सोचिए, 120 किलोमीटर लंबा बीच, और यह बीच बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। दोस्तों, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो बांग्लादेश की 80% आबादी आज भी खेती पर निर्भर करती है। यहाँ की 67% ज़मीन पर खेती की जाती है। दोस्तों, यहाँ की प्रमुख फसल है चावल, और हर साल बांग्लादेश बहुत सा चावल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा यहाँ कॉटन, चाय और जूट भी भारी मात्रा में उगाया जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश का प्रमुख खाना मछली चावल है। यहाँ के लोग कम से कम दिन में एक बार तो मछली चावल जरूर खाते हैं। यह यहाँ बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों, हंसी को हमारे देश में खुशी व अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश में हंसी को अच्छा नहीं मानते। यहाँ हंसने वाले इस इंसान को इमेच्योर समझा जाता है ना जी वो गरीब मान्यता। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का रिश्ता कितना मजबूत है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश ने 1971 में अपनी आज़ादी के बाद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए गीत अमार सोनार बांग्ला को अपने राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी। इसके साथ ही गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के पहले ऐसे कवि बने जिनकी रचनाओं को दो देशों भारत और बांग्लादेश के द्वारा अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया गया है। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा, जिसका 40% हिस्सा भारत में व 60% हिस्सा बांग्लादेश में पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा के जंगलों में पाया जाने वाला रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश को दुनिया भर में एक अलग ही पहचान दिलाता है। यह वही टाइगर है जो 3 किलोमीटर की दूरी से किसी भी इंसान या किसी भी जानवर की उपस्थिति को महसूस कर लेता है। दोस्तों, दुनिया भर की कुल चाय का 3% अकेले बांग्लादेश में उगाया जाता है। मैंने कहा था ना कि बांग्लादेश की भूमि काफ़ी उपजाऊ है।
आपको बता दें दोस्तों कि यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 3 बांग्लादेश की जगहों को भी शामिल किया है। दोस्तों दुनिया के लगभग सारे बड़े ब्रांड के कपड़े बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि बांग्लादेश की इकोनॉमी की बैकबोन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ की वजह से बांग्लादेश की औरतों का काफ़ी विकास हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी औरतें इन टेक्सटाइल मिलों में काम करती हैं। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यहाँ का करप्शन, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है। साथ ही ओवर पॉपुलेशन और लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये थी बांग्लादेश की कहानी, बांग्लादेश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं या किस देश के बारे में चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।